Good evening, everyone. So सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? आज की क्लास में हम लोग फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन करने वाले हैं. लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉ का एक पार्ट बच गया था, वो था स्ट्रिंग कांस्टेंट. तो उसका क्वेश्चन मैं सबसे पहले कराता हूँ और फिर उसके बाद फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन पे हम लोग जाने वाले हैं. ओके. सो ये पार्ट रह गया था कांस्टेंट मोशन. सो कांस्टेंट मोशन के अंदर दो चीज़ें कवर की जाती है न्यूटन्स लॉ में. एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट और दूसरा है वेज कांस्टेंट. सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपना. सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ जल्दी से. हाँ, मैं स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ मैं जल्दी से. स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? इसमें दो पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होता. स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होता, ये हमेशा टाइट कंडीशन में रहता है. मतलब कोई भी क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ में अगर स्ट्रिंग का यूज किया जा रहा है तो वो कभी भी लूज नहीं होगा, वो हमेशा टाइट कंडीशन में रहेगा. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है. और दूसरा पॉइंट, स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी नहीं बदलेगा. स्ट्रिंग्स लेंथ विल नॉट चेंज. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिले तुम्हें उसमें स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कभी भी नहीं बदलेगा. तो इन दोनों से तुम स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है वेज कांस्टेंट का. तो वैसे ही वेज कांस्टेंट के कंडीशंस क्या हैं, इसको जल्दी से तुम नोट कर सकते हो. वेज कांस्टेंट क्या होता है? इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि वेज जो है हमेशा रिजिड कंडीशन में होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता. वेज मतलब ब्लॉक, कोई भी ऑब्जेक्ट. जैसे यहां पे देख सकते हो, ये जो सी है, ए है और बी है, इन तीनों को वेज माना जा सकता है. मतलब वेज का मतलब सिंपली ये हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट वो रिजिड होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता. मतलब रबर की तरह नहीं होता कि वो मूव करते करते दब जाएगा, वो हमेशा रिजिड होता है. ब्लॉक्स और वेज आर रिजिड, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता. ये सबसे पहला कंडीशन होगा. और दूसरा कंडीशन, जहां पे भी कांटेक्ट बन रहा है किसी भी ब्लॉक का, मतलब मान लो ब्लॉक का कांटेक्ट अर्थ के साथ बन रहा है या ब्लॉक का कांटेक्ट दूसरे ब्लॉक के साथ बन रहा है, जहां पे भी कांटेक्ट बन रहा होगा वो कांटेक्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि कभी भी नहीं टूटेगा. वेज कांस्टेंट में हम हमेशा ये एज्यूम करके चलते हैं कि कांटेक्ट कभी भी नहीं टूटेगा सरफेसेस का. जैसे यहां पे देख सकते हो, ये जो सी है ये जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जमीन के साथ इसका कांटेक्ट कभी भी नहीं टूटेगा. सी का कांटेक्ट ए के साथ भी है, तो इसका कांटेक्ट भी कभी भी नहीं टूटेगा. और सी का कांटेक्ट बी के साथ भी है, तो इसका भी कांटेक्ट कभी भी नहीं टूटेगा. तो कांटेक्ट ओवरऑल नहीं टूटना चाहिए. कांटेक्ट बिटवीन surfaces never lose. ठीक है, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में लूज नहीं होगा. लूज होने का मतलब टाइट रहेगा हमेशा. और वेज कांस्टेंट में कांटेक्ट कभी भी लूज नहीं होगा, वो हमेशा बना हुआ रहेगा.
और वेज ब्लॉक और वेज हमेशा रिजिड रहेंगे, और इस केस में स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी नहीं बदलेगा। सो इन कंडीशन के साथ कोई भी सवाल को अप्रोच किया जा सकता है। तो इसको मैं लगाता हूं इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो अपना ये सेटअप दिया गया है, ठीक है, अपने से पूछा गया है कि इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इस सिस्टम को ऐसे छोड़ दिया, तो तुमको बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का क्या क्या एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम सी को देखते हैं। तो सी का एक्सेलरेशन कहां कहां हो सकता है। सी का एक्सेलरेशन देखो सिर्फ या तो लेफ्ट या तो राइट, इसी डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ऊपर नीचे अगर हुआ तो ये कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ग्राउंड के साथ। तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो कांटेक्ट है, इसका जो एक्सेलरेशन इधर की तरफ a1 है, ये मैं सी का मान लेता हूं। अच्छा सी का है तो मैं इसको a3 मान लेता हूं, ठीक है। वैसे ही बी का देखो, बी का कांटेक्ट बी का कांटेक्ट कहां कहां पे, बी का कांटेक्ट सिर्फ सी के साथ है। तो बी जो है ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता, ये सिर्फ आगे पीछे जा सकता है। आगे पीछे रहेगा तभी इसका कांटेक्ट बना रहेगा, नहीं तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन मैं 2 मान लेता हूं, a2। और ए का एक्सेलरेशन कहां कहां हो सकता है। ए जो है अगर सी उधर की तरफ जा रहा है तो ए को भी उधर की तरफ जाना होगा इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए। तो ए का जो एक्सेलरेशन होगा, एक तो होगा इधर की तरफ जो कि होगा a3 ही, या तुम इसको a4 मान लो। अभी स्टार्टिंग में इसको मान लेता हूं मैं a4। और एक एक्सेलरेशन इसका नीचे के डायरेक्शन में भी होगा, इसको मैं मान लेता हूं a1, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींचेगा अपनी तरफ। तो एक एक्सेलरेशन नीचे और एक एक्सेलरेशन इधर, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको यही वेज कांस्टेंट लगाना है। वेज कांस्टेंट लगाने के बाद ऐसे एक्सेलरेशन तुम बता दोगे। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाते हैं इसमें। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाने के लिए मैंने अभी भी बताया कि लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो नहीं बदलता। तो स्ट्रिंग का एक लेंथ तुम यहां पे देख सकते हो L1, और एक लेंथ यहां पे देख सकते हो L2। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि L1 प्लस L2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ नहीं बदलने वाला, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो अगर ये लेंथ कांस्टेंट है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये 0 के बराबर होगा। एक डॉट लगा दिया मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया, सिंगल डिफरेंशिएशन। वैसे ही अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं, डबल डिफरेंशिएशन, तब भी ये 0 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी में रिलेशन लाया जा सकता है, स्ट्रिंग में जो भी वेलोसिटीज हैं, और डबल डिफरेंशिएशन में एक्सेलरेशन से रिलेशन लाया जा सकता है, जो भी यहां पे एक्सेलरेशन है। तो L1 डबल डॉट, L1 का रेट ये अपने को लिखना है, और L2 डबल डॉट मतलब L2 का रेट ये अपने को लिखना है, ठीक है। टोटल लेंथ कांस्टेंट है लेकिन रेट लिखना है अपने को कि रेट किस हिसाब से बदल रहा है। तो L1 के लिए देखो, L1 का एक एंड इधर है B के साथ, जो कि A2 से आ रहा है इधर, और एक एंड पुली के ऊपर है, और पुली C के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये वाला एंड जो है इधर की तरफ जा रहा है A3 से। पुली के साथ C कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे C जा रहा है वैसे वैसे पुली जा रहा है, और दूसरा एंड इधर है। तो ये बताओ ये वाला इसको कम करेगा कि ज्यादा करेगा। A2 जो है इस लेंथ को कम करेगा कि ज्यादा करेगा। ये कम करेगा। और ये वाला लेंथ इसके साथ क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा या घटाएगा, बढ़ाएगा। तो क्या मैं L1 डबल डॉट को A3 माइनस A2 लिख सकता हूं। ये L1 है। वैसे ही L2 वाले लेंथ के लिए देखो, एक पॉइंट पुली के ऊपर है, एक पॉइंट A के ऊपर है। तो A जो है नीचे जा रहा है A1 से, ये पुली नीचे कितने से जा रहा है, पुली नीचे 0 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये जो है ये 0 हो जाएगा। तो क्या इसका जो रेट होगा इसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा होगा,
मतलब क्या ये A1 के बराबर हो जाएगा? सो सबसे पहला रिलेशन तुमको मिल जाएगा ये A1 प्लस A3 माइनस A2 इक्वल टू 0। ये स्ट्रिंग कांस्टेंट से रिलेशन मिला तुम्हें। और वेज कांस्टेंट से तुमको रिलेशन मिलेगा A4 इक्वल्स टू A3, क्योंकि A और C इन दोनों का कांटेक्ट नहीं टूटना चाहिए, तो जितने से ये एक्सेलरेट हो रहा है उतने से ये भी एक्सेलरेट होगा। सो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन और ये वेज कांस्टेंट का रिलेशन, ये दो रिलेशन आ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग इसके डायनेमिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन लॉज लगा करके, डायनेमिक्स लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। हमें तीनों का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो अपने को रिलेशन यहां पे मिल रहा है A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 एंड A4 इक्वल टू A3। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 एंड A3 इक्वल टू A4। अब इसका FBD ड्रॉ करो। इसके FBD में अगर ड्रॉ करेंगे तो B के FBD में क्या क्या आएगा? B के FBD में एक यहाँ पे टेंशन T आएगा, और तो कोई फोर्स है नहीं। इधर कोई मोशन कर नहीं रहा है तो इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। A का FBD अगर ड्रॉ करोगे तो एक आएगा यहाँ पे mg, और एक आएगा यहाँ पे टेंशन T। ये स्ट्रिंग दोनों सेम है तो इसमें टेंशन T लगेगा, और साथ ही साथ एक नॉर्मल यहां से लगेगा C से। तो नॉर्मल मैं एक यहाँ पे नॉर्मल लगा दे रहा हूं इस पे, इधर के डायरेक्शन में। ठीक है, ये A का FBD हो गया, और बचा C का FBD। तो C के FBD में अगर नॉर्मल एक इस पे इधर लग रहा है तो एक नॉर्मल रिटर्न में इस पे इधर की तरफ लगेगा, एक्शन रिएक्शन। और पुली के ऊपर एक टेंशन T यहां पे और एक टेंशन T यहां पे, तो वर्टिकल में ये जा नहीं रहा है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला लिखने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे दो नॉर्मल है एक्चुअली में, यहां से दो नॉर्मल इसको मिलेगा। सो एक नॉर्मल इस वाले वॉल से लगा देता हूं मैं, और एक नॉर्मल उधर वाले से, N1 और ये N2। सो यहां पे N1 इधर और यहां पे N2 इस पे इधर। ये बन गया इसका कंप्लीट FBD। ठीक है, तो कंप्लीट FBD बन गया। बस फोर्स इक्वल टू ma करते जाओ। सो फोर्स इक्वल टू ma करोगे तो इक्वेशंस तुम्हारे क्या क्या बनेंगे? सबसे पहले B के लिए इक्वेशन बनेगा T इक्वल्स टू ma इंटू A2, ये पहला इक्वेशन। और A के लिए इक्वेशन बनेगा mg माइनस T इक्वल टू ma1, दूसरा इक्वेशन। और एक इक्वेशन इधर की तरफ है, सो n1 माइनस n2 इक्वल्स टू, यहाँ पे mb मास है, यहाँ पे ma मास है, सो ये हो जाएगा ma इंटू, ये क्या हो जाएगा A3, क्योंकि A3 और A4 दोनों बराबर है। सो ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। और लास्ट में तीसरा इक्वेशन उसके लिए, वेज के लिए, बड़े वाले वेज के लिए, तो उसके लिए इक्वेशन बनेगा n2 माइनस n1 माइनस टी इक्वल टू mc इंटू A3। ये बनेगा तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। तो एक दो रिलेशंस यहां पे और बाकी ये रिलेशन, इनको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अपने को वैल्यू चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, मतलब मुझको चाहिए A2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो A2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 1 और 2 को ऐड कर दो, टेंशन हट जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं, ये FBD वाला पार्ट। सो 1 और 2 को मैं ऐड कर रहा हूं, सो यहां से तुमको मिलेगा mg इक्वल्स टू ma a1 प्लस mb a2। और उसके बाद मैं 2 और 3 को ऐड कर रहा हूं, ये वाले को मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं,
सो 2 + 3, सो इससे इक्वेशन तुमको मिलेगा n2 - n1 इक्वल्स टू सो n2 - n1 इक्वल्स प्लस mg इक्वल्स टू ma a1 प्लस mca3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऐड करो इसके साथ, ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन में मान लेता हूं 4, और इस वाले को ऐड करो 4 के साथ +4, तो इसको ऐड करोगे तो ये तुमको मिलेगा यहां से mg इक्वल्स टू ma1 प्लस mca3 प्लस ma3। तो एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, और एक इक्वेशन ये मिला, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। n1 n2 और t को मैंने पूरे इक्वेशन से हटा दिया, उसकी वैल्यू मुझको नहीं चाहिए थी। तो हम अब क्या करेंगे, अपने को a2 चाहिए ना, तो सबसे पहले a1 को रिप्लेस करेंगे और फिर a3 को रिप्लेस करेंगे। इन दोनों को रिप्लेस करोगे तो पूरा इक्वेशन जो है तुम्हारा a2 में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले a1 की जगह पे हम रखेंगे a2 - a3, a1 की जगह पे रखेंगे a2 - a3, a1 की जगह पे a2 - a3। अच्छा, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, मैं सर्कल कर देता हूं। एक इक्वेशन अपने पास ये है और एक इक्वेशन अपने पास ये है। सो a1 की जगह पे मैं a2 - a3 रख रहा हूं। ठीक है, सो इधर वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूं। सो इससे तुमको पहला वाला इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा mg इक्वल्स टू ma a2 - a3 प्लस mb इंटू a2, और नीचे वाले से तुमको इक्वेशन मिलेगा mg इक्वल्स टू ma इंटू a2 - a3 प्लस mca3 प्लस ma3। सो अब इन दोनों से मुझको a3 को हटाना है, तो a3 की वैल्यू मैं उठा करके किसी एक में डाल सकता हूं। मैं नीचे वाले से उठा के उसमें डाल रहा हूं, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा अपने को mg इंटू ma a2 माइनस ma इंटू a3, और जो कि a3 की वैल्यू तुमको मिलेगी mg माइनस ma a2 डिवाइडेड बाय mc प्लस ma माइनस ma। ठीक है, प्लस mb a2, तो यहां से ma में कटा, a2 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे तो तुमको g/2 के बराबर मिल जाएगा, और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सेलरेशन निकालना था तो मैंने टेंशन और नॉर्मल को इक्वेशन से हटा दिया पूरा, और फिर एक एक करके एक्सेलरेशन हटाए। सो फाइनली तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी g/2। ठीक है, तो लेंथ किस हिसाब से बदल रहा है उससे तुम्हारा स्ट्रिंग कांस्टेंट का रिलेशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में पूछा जाता, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन में पूछा जाता, और वेज कांस्टेंट से तुमको मिलेगा एक्सेलरेशन से इसका एक्चुअली में किधर है, किधर किधर मोशन हो सकता है। कांटेक्ट बचा कर रखना पड़ेगा हमेशा तुम्हें, उस तरीके से तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है। सो यहां से हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रिक्शन में, हाँ ये मिल जाएगा तुम्हें, हाँ ये अपलोड होता है, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन में तुमको दो चीजें जानने की जरूरत है। फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। सो काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0 से लेकर के μs इंटू एन तक।
और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा होता है म्यू के इनटू एन। सो एन यहां पे क्या है, एन जो है वो है नॉर्मल फोर्स। उस नॉर्मल फोर्स को लेना है जिस सरफेस पे तुम फ्रिक्शन निकाल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हो, अगर मैं फ्रिक्शन यहां पे निकालना चाह रहा हूं तो ये फ्रिक्शन जो है यहां के नॉर्मल के बराबर होगा। जिस सरफेस पे तुम फ्रिक्शन ले रहे हो उस सरफेस का तुमको नॉर्मल कंसिडर करना पड़ेगा। सो वहां का नॉर्मल लोगे और वो म्यू एस इंटू एन के बराबर होगा। सो म्यू एस और म्यू एन ये क्वेश्चन में यूजुअली दिया हुआ रहेगा। म्यू एस और म्यू के तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। म्यू एस और म्यू के को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये यूजुअली क्वेश्चन में तुमको मिलेगा। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है इस बेसिकली इस फ्रिक्शन का काम क्या है? इस फ्रिक्शन का काम हमेशा सरफेस के बीच में मोशन को रोकना होता है। जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है वहां पे, मतलब मान लो ये जो ब्लॉक है अगर इस पे चल रहा है और सरफेस रुका हुआ है, तो सरफेस का फ्रिक्शन क्या करेगा? ब्लॉक का मोशन रोकेगा। वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में है वो हमेशा एक ही साथ रहे। ठीक है, एक ही साथ रहने का मतलब ये है कि अगर नीचे वाला रेस्ट पे है तो ऊपर वाला भी रेस्ट पे रहे। अगर नीचे वाला एक्सेलरेट हो रहा है तो ऊपर वाले को भी चाहेगा कि एक्सेलरेट करा दे। ठीक है, तो ये कभी भी मत समझना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट में लगता है, हमेशा नहीं लगता। वो हमेशा डायरेक्शन तुम्हें इससे पता चलेगा कि रिलेटिव मोशन जो है कहां पे रुक रहा है। जहां पे भी रिलेटिव मोशन रुकेगा उसी डायरेक्शन में ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लगेगी। सो इनिशियली फ्रिक्शन फोर्स जो होता है जब मोशन को रोक पाता है, ठीक है, जब भी दो सरफेस के बीच में अगर मोशन होने वाला है, अगर फ्रिक्शन उस मोशन को रोक पा रहा है तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज होता है जो कि 0 से लेकर के म्यू एस एन तक जाता है। और जहां पे भी मोशन हो रहा है, जहां पे भी एक्चुअली में दो सरफेस के बीच में मोशन हो रहा है, वहां पे म्यू के इनटू एन लगेगा। सो स्टैटिक स्टैंड फॉर नो रिलेटिव मोशन और काइनेटिक स्टैंड फॉर रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करने के लिए। यहां पे बस फिर से एक चीज और मैं फिर से बता रहा हूं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट नहीं लगता। तुमको देखना पड़ेगा हर बार कि रिलेटिव मोशन किधर हो रहा है। जैसे मान लो एक सरफेस है और उसके ऊपर ब्लॉक रख दिया, सरफेस रुका हुआ है और ये ब्लॉक इधर की तरफ चल रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन है इसको भी चाहेगा कि रेस्ट पे आ जाए क्योंकि नीचे वाला रेस्ट पे है। तो ब्लॉक के ऊपर वो पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वही फ्रिक्शन सरफेस को चाहेगा कि उसके साथ मोशन में चल पड़े। तो नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन आगे की तरफ होगा। मतलब जैसे मान लो ये सरफेस है और ये तुम्हारा ब्लॉक है, ये मान लो चल रहा है इस पे, तो अगर मैं ब्लॉक का देखूं तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे क्योंकि उसका मोशन आगे की तरफ हो रहा है, और जो तुम्हारा सरफेस है उस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। ऊपर वाले को चाहेगा कि वो 0 की तरफ जाए और नीचे वाले को चाहेगा कि वो एक्सेलरेशन की तरफ जाए, तभी वो दोनों जाकर के एक दूसरे के साथ वापस से कांटेक्ट बना पाएंगे। कोई भी रिलेटिव मोशन जो है वो नहीं होगा, जैसा है ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाला भी रह पाएगा। ठीक है, तो अगर फ्रिक्शन ये करने में सक्सेसफुल होता है, रोक पाने में सक्सेसफुल होता है, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज होगा। और अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, मोशन फिर भी हो रहा है, तो उस समय वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में फिक्स वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन और स्टैटिक फ्रिक्शन में 0 से लेकर के म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। सो इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द टू ब्लॉक इज द सेम। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है दोनों का, उसको मैं मान लेता हूं म्यू। द प्लेटफॉर्म मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन ए, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। ठीक है, देन द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल। इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल क्या है? ये एक्सेलरेशन नहीं है, नीचे वाला एक्सेलरेशन है। तो अगर ये आगे की तरफ जाएगा
तो अब बताओ ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, दोनों ब्लॉक्स पे। ये यहां पे लगाएगा फ्रिक्शन और इस पे भी आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन चाहेगा इन ब्लॉक्स को कि ये भी इसी के साथ आगे बढ़े, और नीचे वाले प्लेटफॉर्म को चाहेगा कि ये रुक जाए, पीछे की तरफ लगे। ठीक है, तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। और इसके एफबीडी में एक और फोर्सेज आएंगे जो इन दोनों के बीच में लग रहा है नॉर्मल। मान लो ये नॉर्मल एक इधर लग रहा है इस पे, तो इसका रिटर्न लगेगा इस पे। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में नॉर्मल है। और जो ग्राउंड वाला नॉर्मल है वो यहां पे है, जो कि है N1 और N2। सो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछूं कि फ्रिक्शन अगर मैं μn लिखूंगा तो वो n किसका होगा, N1 का होगा कि n का होगा। अगर मान लो मैं लिखना चाहूं इसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू, तो वो N1 का होगा या n का होगा, और इसके लिए लिखना चाहूं तो n का होगा या N2 का होगा, किसका होगा। तो जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है वहां का फ्रिक्शन, वहां का नॉर्मल लेना है तुम्हें। तो फ्रिक्शन देखो इस सरफेस का लग रहा है, तो इस सरफेस का नॉर्मल कौन सा है, वो है N1। तो फ्रिक्शन की वैल्यू इस वाले नॉर्मल के हिसाब से होगा। और वैसे ही फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है तो यहां वाले नॉर्मल को देखना है जो कि है N2। तो फ्रिक्शन इस वजह से यहां के N2 के बराबर होगा, मतलब यहां के N2 के हिसाब से होगा। ठीक है, सो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन लेते हैं। नॉर्मल की वैल्यू, ये नॉर्मल n की वैल्यू 0 होगी इफ m1 इक्वल्स टू m2। अगर m1 और m2 दोनों बराबर हो गए तो इसके एफबीडी में एक यहां पे m1g लगेगा और एक यहां पे m2g लगेगा। इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्मल 1 की वैल्यू हो गई m1g और नॉर्मल 2 की वैल्यू हो गई m2g। सो m1 और m2 अगर बराबर है तो क्या दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू भी दोनों बराबर हो जाएगी। जब दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो क्या इन दोनों के बीच में कोई प्रेसिंग होगा। जैसे हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नॉर्मल जो है तब लगता है जब दो ऑब्जेक्ट जो है प्रेस करते हैं एक दूसरे को या कांटेक्ट में आते हैं। तो क्या वैसा कांटेक्ट यहां पे बनेगा, फिर क्या एक ब्लॉक दूसरे को प्रेस कर पाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होगा। सो ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन विल बी नॉन जीरो व्हेन m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर m1 बड़ा हो गया m2 से तो इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा और इस पे फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, इस पे फ्रिक्शन कम लगेगा, इस पे फ्रिक्शन अगर ज्यादा लगेगा, इस पे फ्रिक्शन अगर कम लगेगा, तो ये नॉन जीरो होगा। ये तो सही ऑप्शन है। अगर इस पे फ्रिक्शन ज्यादा हुआ और इस पे फ्रिक्शन कम हुआ तो हम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा टेंडेंसी रखेगा एक्सेलरेट होने का और ये वाला थोड़ा कम टेंडेंसी रखेगा एक्सेलरेट होने का। सो ये वाला ब्लॉक जो है पीछे से इसको धक्का मारेगा, पीछे से धक्का मारेगा तो नॉर्मल लगेगा इस पे। सो ये भी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन भी सही आएगा इसमें। सी ऑप्शन नॉन जीरो व्हेन m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m2 बड़ा हुआ है m1 से तो इस पे फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, मतलब ये तेजी से निकल जाएगा और ये पीछे छूट जाएगा। मतलब इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये थोड़ा तेजी से निकले और ये थोड़ा धीरे से निकले। इस वजह से इस केस में ये नॉन जीरो गलत हो, इस केस में तो जीरो होगा। ये जब दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे तो दोनों के बीच में कोई नॉर्मल नहीं लगेगा। और लास्ट ऑप्शन जीरो इन ऑल केसेस, ये तो वैसे भी गलत हो गया। सो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा इस केस में। सी वाला नहीं होगा ना, ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, या टेंडेंसी इसका आगे निकलने का ज्यादा है और इसका टेंडेंसी थोड़ा कम है, तो वैसे भी दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो गैप आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा नॉर्मल। कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल कैसा। सो इस वजह से आंसर ए और बी होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो थ्योरी बताया उसी से ये भी होगा। द सिस्टम सोन इन फिगर इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो है पूरा फिगर इक्विलिब्रियम में है।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ W so that the maximum value of static frictional force on 100 kg body is 450 न्यूटन। तो बोला जा रहा है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, W का वो वैल्यू बताओ जिसपे इस पे लगने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 450 हो जाए। इसका मतलब ये है स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, तो क्या हम उसको μs इंटू एन के बराबर बोल सकते हैं? मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है वो μs इंटू एन के बराबर है, जो कि है 450 के बराबर। ठीक है, ये W इसको नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, आगे नहीं जाने देना चाहेगा, इसको पीछे की तरफ फिर फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इसके एफबीडी में देखते हैं अब और क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एक यहां पे टेंशन T लगेगा, ये हम लगा ही चुके हैं। और W पे अगर हम देखें तो एक यहां पे फोर्स लगेगा, इसको मान लेता हूं मैं T2, इसको मान लेता हूं मैं T1। देखो यहां पे स्ट्रिंग अलग अलग है, यहां पे बीच में ये जॉइंट है, जॉइंट होने की वजह से ये स्ट्रिंग अलग अलग है, दोनों सेम स्ट्रिंग नहीं है। और इसका नीचे की तरफ वेट जो होगा वो W लगेगा। सो 100 kg वाले पे अगर मैं फोर्स बैलेंस करूं तो T1 की वैल्यू मुझको मिल जाएगी 450 के बराबर, और नीचे वाले पे फोर्स बैलेंस करूं तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी मुझको W के बराबर। अब एक और इक्वेशन चाहिए जो T1 और T2 को रिलेट करे। सो ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर देखें हम तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक लग रहा है यहां पे T1, एक लग रहा है यहां पे T2, और एक लग रहा होगा यहां पे कुछ T3 जो कि कुछ 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। सो T3 का कंपोनेंट T2 के बराबर और T3 का इधर वाला कंपोनेंट T1 के बराबर। सो हम लोग ये लिख सकते हैं T3 cos 45 इक्वल टू T2 एंड T3 cos 45 इक्वल्स टू T1। सो इसका मतलब ये हुआ T1 इक्वल्स टू T2। सो T1 इक्वल टू T2 है, इसका मतलब W का वैल्यू भी 450 के बराबर होगा। सो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो अगर वेट 45 किलो से कम हुआ तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 45 किलो से जैसे ही बाहर मतलब तुम ज्यादा करोगे ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिट 450 तक ही है, उससे ज्यादा वो नहीं रोक सकता। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन भले ही लगने लगेगा इस पे, लेकिन ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अब इसमें भी मतलब फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। एन इंसेक्ट क्रोल्स अप ऑन ए हेमिस्फेरिकल सरफेस वेरी स्लोली। सो ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है और इंसेक्ट जो है इस पे क्रॉल करना स्टार्ट करता है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंसेक्ट एंड द सरफेस इज 1/3। सो यहां पे म्यू का वैल्यू जो है 1/3 दे रखा है। सो यहां पे तुम देख सकते हो क्वेश्चन में स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग नहीं दिया हुआ है, तो हम दोनों को सेम मान के चलेंगे। अगर स्टैटिक और काइनेटिक अलग अलग दिया हुआ रहेगा तो अलग अलग लेके चलेंगे, और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ होगा तो दोनों को हम सेम मान के चलेंगे। If the line joining the center of hemispherical surface of the insect makes an angle alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given by। So क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वर्टिकल के साथ मान लो ये इंसेक्ट जो है यहां तक पहुंच पा रहा है और ये एंगल जो है अल्फा है, तो अपने को इस अल्फा की वैल्यू पता करनी है कि कहां तक ये ऊपर जा सकता है। सो इसका एफबीडी देखते हैं। इसके एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस हैं। एक फोर्स तो यहां पे लगेगा इस पे mg, दूसरा फोर्स इस पे लगेगा नॉर्मल। नॉर्मल जो होगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये लगेगा इसी लाइन पर, ये लगेगा तुम्हारा नॉर्मल। और तीसरा फोर्स जो कि इस पे लगेगा वो होगा फ्रिक्शन। अब कोई मुझको ये बता सकता है कि फ्रिक्शन इस पे कहां लगेगा, ऊपर कि नीचे, किधर की तरफ लगेगा, किधर की तरफ लगेगा?
तो फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी ऊपर, ठीक है। फ्रिक्शन इसको गिरने नहीं देगा। तुम जैसे जैसे ऊपर क्लाइंब करते हो तो फ्रिक्शन जो है वही तुमको बचा के रखता है। mg तो तुमको नीचे खींच रहा होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो, मान लो तुम एक ऐसे, मान लो एक क्लाइंबर के ऊपर बैठे हुए हो, मान लो यहां पे तुम बैठे हुए हो, तो mg तो तुमको नीचे खींच रहा है, फ्रिक्शन ही तुमको रोक के रखा है। यहां पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन भी अगर नीचे लग गया तो तुम तो कभी बैठ ही नहीं सकते यहां पे, तुम तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाओगे। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि मोशन पहले समझना है कि मोशन कैसा है, मोशन कैसा है, और फिर देखना है कि फ्रिक्शन उस मोशन को कैसे रोकता है। हमेशा वो मोशन को अपोज नहीं करता है, ठीक है। मतलब जो हमारी टेंडेंसी रहती है ना कि फ्रिक्शन को हम सीधे पीछे लगा देते हैं, पीछे नहीं लगाना है, पहले देख लेना है कि फ्रिक्शन कहां लगाना है। तो mg इसको नीचे खींच रहा था, इससे बचाने के लिए फ्रिक्शन इस पर लगेगा ऊपर। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो फोर्स हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो फोर्स बैलेंसिंग के लिए ये वर्टिकल वाला लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है। सो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, क्योंकि यहां पे जेड बन रहा है। सो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये अल्फा, और ये वाला जो एंगल है 90 माइनस अल्फा। सो कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे यहां पे तो n cos अल्फा प्लस फ्रिक्शन cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू mg। ये सबसे पहला इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टल वाले के लिए, नॉर्मल cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू फ्रिक्शन cos अल्फा, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मिलेंगे। अपने को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ढूंढना है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ढूंढना है तो मतलब फ्रिक्शन की जगह पे हम म्यू एन रख सकते हैं। सो एन साइन अल्फा इक्वल्स टू म्यू एन कॉस अल्फा मैक्सिमम के लिए। नॉर्मल से नॉर्मल कट गया, सो tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तुमको म्यू के बराबर। सो tan अल्फा इक्वल टू म्यू मतलब tan अल्फा इक्वल टू 1/3। सो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये वाला कॉट अल्फा। 1/tan अल्फा कॉट अल्फा के बराबर होता है। सो कॉट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/म्यू के बराबर, जो कि हो जाएगा 3 के बराबर, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से ये सवाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ये जो है ये टू ब्लॉक प्रॉब्लम है। इसमें क्वेश्चन में अपने को ये दिया गया है कि फॉर द गिवन फिगर फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स व्हेन F इज 100 न्यूटन। जब फोर्स 100 न्यूटन के बराबर है तो इन दोनों में कितना फ्रिक्शन लगेगा। यहां पे देख सकते हो कि म्यू की वैल्यू 0 है नीचे वाले सरफेस के लिए, और बीच वाले सरफेस के लिए सिर्फ म्यू की वैल्यू 0.02 है। तो इस टू ब्लॉक प्रॉब्लम में तुमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, एज्यूम कर लो कि दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। एज्यूम दैट बोथ आर मूविंग एट सेम एक्सेलरेशन। दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये सबसे पहले एज्यूम करेंगे हम। फिर दूसरा, एट दिस कंडीशन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये दोनों साथ चल रहे हैं तो इसको साथ मानते हुए हम इसी कंडीशन पे ये पता करेंगे कि दोनों में कितना फ्रिक्शन फोर्स है। अगर ये वैल्यू, इफ ये फ्रिक्शन फोर्स अगर लेस देन म्यू एन आ गया तो मतलब दोनों एक ही एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे, और जो वैल्यू निकाला है तुमने फ्रिक्शन का वो सही निकाला है। तुम्हारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से कम आई तो। ठीक है, क्वेश्चन एंड्स। लेकिन अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जो निकाला है तुमने, अगर वो म्यू एन से ज्यादा आया, म्यू एन से अगर ज्यादा आया, बराबर भी नहीं ज्यादा आया, अगर ज्यादा आया
तो इसका मतलब ये है ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। फ्रिक्शन के पास इतना कैपेसिटी ही नहीं है कि दोनों को एक साथ चला पाए, इस वजह से दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे और फिर यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज होगा। सो इफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन म्यू एन, इसका मतलब यह है बोथ आर मूविंग सेपरेट एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूज्ड। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन यूज हो रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन को लगा दो, काइनेटिक फ्रिक्शन को लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन तुम्हारा आंसर होगा। सो बोथ विल मूव सेपरेटली एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज यूज्ड इन दैट। ठीक है, सो इन स्टेप्स को लगाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर सेम एक्सेलरेशन के साथ चल रहे होंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन म्यू एन आएगी, और अगर सेम डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू एन आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों एक्सेलरेशन ए के साथ चल रहे हैं, दोनों एक्सेलरेशन ए के साथ चल रहे हैं, तो क्या मैं इसके लिए ये लिख सकता हूं कि F इक्वल टू 100 इक्वल टू 40 प्लस 16 टू ए। दोनों को एक साथ मान लिया मैंने, दोनों को एक साथ मान लिया तो फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि एक फ्रिक्शन अगर ऊपर वाले पे ऊपर लग रहा है तो नीचे वाले पे नीचे, वो दोनों कैंसल आउट कर देगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा वो। सो इस वजह से यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो, मान लो मैं नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ लेता हूं 60 kg वाले को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए उधर लग रहा है, तो ये बताओ 60 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे कि पीछे? पूरा सिस्टम उधर जा रहा है, इस 60 kg वाले पे किधर लगेगा फ्रिक्शन? मोशन देखो पहले और मोशन के हिसाब से बताओ कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। ये पूरा आगे जा रहा है, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ठीक है, इस पे और कोई दूसरा फोर्स नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन ही इकलौता फोर्स लग रहा है, सिस्टम को आगे जाना है तो इस वजह से फ्रिक्शन इसको आगे ले जाएगा। ऊपर वाले पे ऑलरेडी F इक्वल टू 100 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले पे पीछे और नीचे वाले पे आगे, क्योंकि नीचे वाले को आगे लेके जाना है और ऊपर वाले को कम करना है, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट। सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि होगा 60 इंटू 1 मतलब 60 न्यूटन। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये म्यू एन से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो म्यू इंटू एन की वैल्यू जो है वो देखो, वो 0.2 इंटू नॉर्मल, इसका नॉर्मल यहां पे लग रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? देखो यहां पे इसके नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, इसका वर्टिकल वाला देखो, इसके वर्टिकल वाले में सिर्फ एक यहां पे 40 G ही लग रहा है, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा। 40 किलो का मैंने एफबीडी बनाया, यही नॉर्मल चाहिए अपने को, ऊपर वाले का एफबीडी बनाया मैंने, तो नॉर्मल की वैल्यू 40 G मतलब 40 इंटू 10, सो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 80 न्यूटन के बराबर। तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से कम आ रही है? फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन से कम आ रही है, मतलब ये साथ में चलेगा, करेक्ट आंसर तुम्हारा 60 न्यूटन होगा। अगर मान लो ये अलग आता, ठीक है, मान लो मैं यहां पे 100 की जगह पे 200 ले लेता, 200 ले लेता, ये 200 हो जाता, एक्सेलरेशन 2 हो जाता, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती 120 हो जाती। इसका मतलब ये है ये दोनों सेपरेट चलते अलग अलग, तो जब ये दोनों सेपरेट चलते तो उस केस में तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के एक्सेलरेशन निकालना था। सो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता तब, इस पे 40 यहां पे 200 लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन दैट इज 80, और यहां पे 60, यहां पे लगता 80। सो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आता 200 माइनस 80 बाई 40 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे वाले का आता 80 बाई 60 जो कि आता 1 पॉइंट समथिंग। सो दोनों में देख सकते हो एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाता अगर मैं ऊपर 200 न्यूटन का फोर्स लगा देता तब।
ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम। तुमको इस टाइप से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। सो ये जो सवाल है तुम्हारा, ये है सर्कुलर मोशन के ऊपर सवाल। तो सर्कुलर मोशन में जैसे काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन चलता है, बिल्कुल उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में मोशन होता है। ठीक है, जैसे वहां पे यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला नॉन यूनिफॉर्म, वैसे ही यहां पे भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। सो अगर मैं एक चार्ट यहां पे ड्रॉ करूं इसका, तो मोशन को एक डिवाइड कर सकते हैं यूनिफॉर्म में और एक डिवाइड कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। सो अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यहां पे हम लोग देंगे एंगुलर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये है एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि सर्कल में चल रहे हैं हम, और थीटा होगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो अगर ये सर्कल में मोशन हो रहा है, ठीक है, मान लो यहां से पार्टिकल यहां पे चला गया, तो ये जो एंगल कवर होगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो भी थीटा कवर हो रहा है। और जिस रेट से ये कवर होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। सो रेक्टिलिनियर मोशन के जैसा ही है ये, बस वहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा था, यहां पे ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है सब कुछ। फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए हम लोग दो पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं। एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं अल्फा कांस्टेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, डेफिनेशन भी वही है। और एक में लिखते हैं हम लोग अल्फा वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल। सो अल्फा जब कांस्टेंट होगा तो यहां पे वही 3-4 इक्वेशंस यूज होंगे जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। और लास्ट में एसएन का फॉर्मूला, वही एसएन का फॉर्मूला यहां पे भी चल जाएगा। और अल्फा इक्वल टू वेरिएबल में हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जैसे हम वहां पे भी यूज करते थे। सो एक वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन आता था रेट ऑफ चेंज से, और एक एक्सप्रेशन आता था रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स से। एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी के जैसा ही है, और ये वी डीवी बाई डी एक्स के जैसा है, ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। सो इस वजह से फॉर्मूला वाइज सब कुछ वैसा ही है, बस टर्म्स अलग अलग है। यहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सब कुछ सर्कल के हिसाब से चल रहा है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सारा कुछ। ठीक है, इन चीजों के अलावा एक और चीज तुम्हें पता होना चाहिए, वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। ये तो है ही है, मैं इन सब का डायरेक्शन बता देता हूं, ये डायरेक्शन किधर किधर है। जैसे ये अगर पार्टिकल घूम रहा है तो ओमेगा हम यहां पे देते हैं, अल्फा हम यहां पे देते हैं, ये दोनों चीजें हम यहां पे देते हैं। सो इसका डायरेक्शन आता है बाहर की तरफ, राइट हैंड रूल से हम लोग इसका डायरेक्शन देते हैं। ओमेगा, थीटा और अल्फा, इसको ये जो पीला वाला है इसके डायरेक्शन में उंगली को कर्ल करो तो ये तुम्हारा डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा। सो इन सभी का डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दिया जाता है। इनके अलावा एक और एक्सेलरेशन होता है जो कि आता है अंदर के डायरेक्शन में। ये वाले सारे डायरेक्शंस बाहर है, जो एक और एक्सेलरेशन आता है वो आता है अंदर के डायरेक्शन में। उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। इस एक्सेलरेशन को बोला जाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सो सेंट्रिपिटल का डायरेक्शन हमेशा फिक्स है, वो आता है हमेशा सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, जहां पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और आर जो है वो
रेडियस ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये है पूरा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल। इसके अलावा एक और चीज तुम यहां पे समझ सकते हो। दूसरा जो चीज है इसमें सर्कुलर मोशन में जो तुम्हें समझना चाहिए वो ये है एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन नॉर्मल वेलोसिटी के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन के साथ। ये दो चीजें तुम्हें यहां पे समझना पड़ेगा। अगर ये दो चीजें तुम्हें पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी पार्टिकल जब सर्कल में चलता है तो उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ओमेगा बाहर की तरफ होता है लेकिन वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। इसको बोला जाता है एक्सियल और रेडियल के बीच में रिलेशन। ठीक है, एक्सियल और रेडियल के बीच में रिलेशन। जो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजें होती है, इनको एक्सियल कंपोनेंट्स बोला जाता है। और जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह होता है वो इसी प्लेन के हैं, इस वजह से उसको यहां के प्लेनर, मतलब प्लेनर बोला जाता है, मतलब प्लेनर कंपोनेंट्स ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो वेलोसिटी और ओमेगा में रिलेशन होता है, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर। और एक एक्सेलरेशन इसका ये होगा जो होगा dv बाई dt, ये होता है अल्फा क्रॉस आर के बराबर। तो वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है और एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होता है। इसके अलावा जो तीसरा सेंट्रीपिटल वाला कंपोनेंट है, तो वो जो एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको हम लोग देते हैं वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है, या फिर इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर बाई आर के बराबर। सो ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये आता है यहीं पे, इसी के डायरेक्शन में। सो यहां पे वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है ए वो यहीं पे है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो यहां पे आता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन में तुमको डिफरेंस पता होना चाहिए। इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये जो है ये है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये जो है तुम्हारा ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो चार्ट डायग्राम और ये रिलेशन, ये दोनों रिलेशन अगर तुम्हें पता है और वो चार्ट डायग्राम में जो फॉर्मूलेज यूज हो रहे हैं वो पता है, तो सर्कुलर मोशन में सारे जो फॉर्मूलेज हैं इसी से रिलेटेड है, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। एक पत्थर जो है स्ट्रिंग के एंड पे रखा गया और उसको घुमाया जा रहा है। होल्डिंग द अदर हैंड द स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग स्पीड। तो v की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है। इट ब्रेक्स एट सम स्पीड बिकॉज, सो यहां पे एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये जो v की वैल्यू है लगातार बढ़ रही है। तो v की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और इसको ऐसे स्ट्रिंग से ऐसे बांध रखा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग से इसको बांध रखा है तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में कौन एक्सेलरेशन दे रहा है इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में जो फोर्स इसको एक्सेलरेशन दे रहा है, क्या हम वो बोल सकते हैं कि ये टेंशन T दे रहा है इसको? जब इस स्टोन को ऐसे घुमा रहे हो तो स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होगा, यही टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और वो टेंशन जो होगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सो T की वैल्यू हो जाएगी mv स्क्वायर बाई आर के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो बोला ये जा रहा है कि इंक्रीज स्पीड जो है इंक्रीज हो रहा है और थोड़े देर के बाद ये टूट जा रहा है। टूटने का मतलब ये है टेंशन की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो रीजन क्या है? टूट जा रहा है मतलब ये ब्रेक हो जा रहा है, टेंशन की वैल्यू 0 हो जा रही है। सो पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है
कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ आर ग्रेटर देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी रोल नहीं है फिलहाल, तो ये ऑप्शन तो हट ही गया। द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन द टेंशन सस्टेन्ड बाय द स्ट्रिंग, ये मैक्सिमम जितना टेंशन झेल सकता था उससे ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑप्शन सही है। टेंशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पा रहा, इस वजह से वो टूट गया। सी ऑप्शन, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज लेस देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो ये तो गलत हो गया, अगर कम होता तब तो ये टूटता ही नहीं। और लास्ट ऑप्शन, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द स्टोन, तो फिर से ये ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें ग्रेविटी कहीं अभी तक मतलब किसी कोई रोल नहीं है इसमें, इस वजह से तुम्हारा डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इसके साथ। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी सर्कुलर मोशन के ऊपर है। अ पॉइंट मास मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा की वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा ही दे रखा है वैल्यू, ठीक है। हाउ मच टाइम इज नीडेड आफ्टर द मोशन बिगिंस फॉर द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मास m टू बी इक्वल टू इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो मुझको रेडियल एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर करना है। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब जो सेंटर की तरफ है, रेडियस के डायरेक्शन में जो है, तो रेडियस के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो v²/r है, इसको मुझको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर करना है जो कि अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। सो सबसे पहला रिलेशन अपने को यही मिल गया जो क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझको इस कंडीशन पे पहुंचना है, v²/r इक्वल टू अल्फा आर के पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अपने को टाइम पता करना है कि टाइम कितना लगेगा अपने को, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देख सकते हैं कि जो v की वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू, वो आएगी अल्फा आर स्क्वायर का रूट, ये फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी जो है तुम्हें ये मिलेगी, ठीक है। तो अपने को टाइम चाहिए, सो टाइम चाहिए तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। सो v जो होगा या फिर a जो होगा वो dv/dt के बराबर होगा और a की वैल्यू होती है अल्फा इंटू आर के बराबर, सो इसको लिखा जा सकता है अल्फा आर इक्वल टू dv/dt। सो ये हो जाएगा अल्फा आर dt इक्वल टू dv, इसको इंटीग्रेट कर दो, ये 0 से v फाइनल तक जा रहा है और ये 0 से लेकर के t तक जा रहा है, सो ये हो जाएगा अल्फा आर इंटू टी इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v आएगा और लिमिट डालोगे तो ये हो जाएगा vf -0, सो ये तुमको मिलेगा अल्फा आर टी इक्वल्स टू, vf की वैल्यू रख दो यहाँ पे, अल्फा आर स्क्वायर टू द पावर हाफ, सो ये मिलेगा अल्फा आर टी इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर हाफ इंटू आर, सो आर और आर कट गया, सो टी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी तुम्हें 1 ये मिल जाएगा अल्फा रेज टू पावर -1/2, ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर आएगा ए। ठीक है, तो टेंजेंशियल को रेडियल के बराबर किया और डिफरेंशिएशन का यूज करके सॉल्व कर लिया, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये बैंकिंग ऑफ रोड्स का पार्ट है, इसमें सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन ये दोनों एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं।
ठीक है। तो यूजुअली तुमने टर्निंग पे देखा होगा, जहां पे भी टर्निंग होता है, टर्निंग पे जो रोड होता है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। यूजुअली तुमने देखा होगा आजकल जो नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, वहां पे जहां पे भी टर्निंग होता है वहां पे ऊपर, मतलब एक साइड में रोड जो है थोड़ा सा ऊपर किया हुआ रहता है, उसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स बोलते हैं। एक होता है फ्लैट रोड और एक होता है हल्का सा ऊपर उठा हुआ रोड। तो फ्लैट रोड को ऊपर उठाया जाता है, उसी को बैंकिंग बोला जाता है। तो बैंकिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि कोई भी व्हीकल उस रोड पे आसानी से घूम जाए, जहां पे भी टर्न आ रहा है उस टर्निंग पे आसानी से घूम जाए। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स यूजुअली टर्निंग के ऊपर ही होता है। लोग जो है पूरे स्पीड के साथ टर्न को होने की कोशिश करते हैं, बट वो हो नहीं पाता है और वो टॉपल कर जाता है, मतलब कार वगैरह या फिर मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो टॉपल कर जाता है। तो इस टॉपलिंग को रोकने के लिए रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन का रोल आ जाता है और कुछ हद तक नॉर्मल का भी रोल आ जाता है। फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों की मदद से ऑब्जेक्ट जो है या फिर व्हीकल जो है वो सर्कल में घूम पाता है उस टर्निंग पे। तो यहां पे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है तुमसे कि द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड इज शोन इन द फिगर। ये बैंक्ड रोड पे चल रहा है ऐसा कार। तो अपने को ये बताना है कि व्हाट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वेशन। इस डायग्राम के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या होगा। ये डायग्राम अगर अच्छा से नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे अलग से बना देता हूं। यहां पे ऐसा एक कार है और ये इसके अराउंड ऐसे सर्कल में जाने वाला है, ठीक है। तो यहां से देख रहा हूं मैं इस तरीके से, सो ये ऐसे घूमने वाला है इस टाइप से। तो इसका सेंट्रिपिटल में कौन कौन से फोर्सेज आएंगे ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो एक mg आ जाएगा, यहां से एक नॉर्मल आ जाएगा और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहां पे कहां पे लगेगा, डायग्राम के हिसाब से देख सकते हो फ्रिक्शन जो है इसका नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। अभी फ्रिक्शन जो है नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। सो ये तीनों फोर्सेज हैं, एक नॉर्मल, एक mg और ये फ्रिक्शन नीचे की तरफ। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पे, तो सेंटर की तरफ देख सकते हो एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ये वाला और एक नॉर्मल का कंपोनेंट ये वाला। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा और ये 90 माइनस थीटा। सो नॉर्मल कॉस 90 माइनस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, n साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब इसमें मैं 2-3 रिजल्ट्स बता रहा हूं, वो रिजल्ट्स तुम याद रखना। ये तो जनरल तुम्हारा हो गया, इस तरीके से हम सेंट्रिपिटल डायरेक्शन में फोर्स बता पाए, लेकिन 2-3 रिजल्ट्स इसमें ध्यान रखना। अगर मान लो रोड जो है फ्लैट है, फ्लैट रोड है और उसमें मान लो टर्निंग ऐसे आ गया, बैंक्ड नहीं है, फ्लैट रोड है, इस टर्निंग का रेडियस मान लो r है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि कार यहां जा सकता है वो आता है म्यू आर जी। म्यू आर जी से ज्यादा वेलोसिटी जो है इसका नहीं हो सकता। और ये जो वैल्यू निकला है ये फोर्स इक्वेट करने से निकला है। सो एक्चुअली में यहां पे क्या होगा, जब ये टर्निंग में मूव करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन ही इकलौता ऐसा फोर्स है जो इसको सेंट्रिपिटल देगा, इसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं है इसको सेंट्रिपिटल देने वाला। नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर लग रहा है परपेंडिकुलर और mg लग रहा है ग्राउंड के नीचे। ग्राउंड पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि है फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू इंटू एन के बराबर जो कि है mg के बराबर, और यही तुम्हारा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर हो रहा है। सो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो v मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट म्यू आर जी। अगर बैंक्ड रोड है,
ठीक है, रोड अगर बैंक किया हुआ है, थीटा है, थीटा के साथ बैंक किया हुआ है, तो अगर मान लो किसी कार को फ्रिक्शन के बिना चलना है अगर, तो मैक्सिमम कितने वेलोसिटी से चल सकता है? फ्रिक्शन के बिना, विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन के बिना चलना है इसको, तो वी मैक्स की वैल्यू होती है इसमें अंडर रूट म्यू आर जी टैन थीटा के बराबर। तो ये भी हम लोग फ्रिक्शन को इक्वेट मतलब इक्वेशन को एफबीडी बना करके इक्वेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहां पे कार है, तो इस पे नॉर्मल यहां पे लग रही है और mg यहां पे लग रही है, तो तुम देख सकते हो कि नॉर्मल का ही एक कंपोनेंट इसको सेंट्रीपिटल दे सकता है, mg तो दे नहीं सकता है, mg तो वर्टिकल में है। हॉरिजॉन्टल में इसमें सिर्फ नॉर्मल का ही कंपोनेंट आ सकता है। तो नॉर्मल के इधर वाले कंपोनेंट को mv स्क्वायर बाय आर के बराबर कर दो और इधर वाले कंपोनेंट को mg के बराबर कर दो। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, सो n cos थीटा इक्वल टू mg और n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये रिजल्ट तुमको मिल जाएगा म्यू अंडर रूट म्यू आर जी टैन थीटा के बराबर। और अगर बैंक रोड में फ्रिक्शन के साथ चलना है इसको, विथ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के साथ चलना है तो यहां पे दो कंडीशन आता है। एक कंडीशन में फ्रिक्शन लगता है ऊपर और अगले वाले कंडीशन में फ्रिक्शन लगेगा नीचे, और नॉर्मल है यहां पे, mg है यहां पे। जब फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है तो vmax की वैल्यू यहां पे निकल के आती है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी टैन थीटा प्लस थीटा आर, जहां पे टैन थीटा आर की वैल्यू म्यू के बराबर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, थीटा आर को। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बाद में कभी डिस्कस करेंगे, उसका ज्यादा काम नहीं है अपने को। लेकिन vmax की वैल्यू इस केस में आती है म्यू आर जी टैन थीटा प्लस आर। सो इससे ज्यादा वेलोसिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जब फ्रिक्शन लग रहा है तो। और दूसरे की सिचुएशन में फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता है, यहां पे नॉर्मल है और यहां पे mg है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, फ्रिक्शन नीचे इस वजह से लगने लगता है क्योंकि कार का स्पीड थोड़ा स्लो होता है। कार की स्पीड जब ज्यादा होती है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाता है, वो चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे जाके ना गिरे। लेकिन अगर स्पीड ही कम हो जाए तो ये फ्रिक्शन जो है नीचे के डायरेक्शन में लगने लगती है, बचाने के लिए इसको कि वो फिर से नीचे ना गिरे, स्पीड कम है अभी। सो इस सिचुएशन में v मिनिमम की वैल्यू मिलती है अपने को, जो कि मिलती है अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी टैन ऑफ थीटा माइनस थीटा आर। अगर कोई कार इससे कम वेलोसिटी पे चला इस पे तो वो नीचे गिर जाएगा, और अगर कोई कार इस वेलोसिटी से ज्यादा क्रॉस हुआ तो ये ट्रैक को छोड़ के उड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है यहां से लेकर के यहां तक के रेंज में कार को चलना पड़ेगा अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो। यहां पे फ्रिक्शन इसको बचाने के लिए नीचे लग रहा है, यहां पे फ्रिक्शन इसको बचाने के लिए ऊपर लग रहा है। यहां पे बहुत तेजी से चल रहा है वो, और यहां पे बहुत धीरे से चल रहा है वो। तो बैंकिंग का ये तीन कॉन्सेप्ट तुम ध्यान रख सकते हो, फ्लैट रोड वाला कॉन्सेप्ट, विदाउट फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट, और फ्रिक्शन एक केस में ऊपर और एक केस में नीचे। ये सारे तुम्हारे पार्ट्स बन जाएंगे बैंकिंग के। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम है, इस पे आते हैं। अब ये तुम आंसर करो। एक एरोप्लेन है, एन एयरप्लेन इज टेकिंग अ टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो तुमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब फ्लैट रोड है, फ्लैट रोड पे टर्न हो रहा है, तो तुमको यह बताना है कि इट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, इट इंक्लाइंस इनवर्ड, इट इंक्लाइंस आउटवर्ड, और इट विंग्स बिकम वर्टिकल। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ये होगा ऑप्शन बी, इट विल इंक्लाइन इनवर्ड्स। एरोप्लेन पे जाने से पहले तुम कार पे जा सकते हो। कार अगर फ्लैट रोड पे ऐसे मुड़ती है
तो जो बाहर वाला चक्का है वो थोड़ा ऊपर उठने लगता है, देखा होगा कभी किसी ने, ऊपर उठने की टेंडेंसी रखती है वो, और जो अंदर वाला चक्का होता है वो नहीं उठता, अगर उठता है तो बाहर वाला ही उठता है। सो इस वजह से वो अंदर की तरफ इंक्लाइन हो जाती है, इस वजह से आंसर तुम्हारा बी होगा। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि बाहर वाला जो है, बाहर वाले पे रिएक्शन ज्यादा होता है और अंदर वाले पे रिएक्शन कम होता है ग्राउंड का, तो रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से वो ऊपर उठ जाता है और इधर वाला पार्ट जो है ऊपर नहीं उठता। रिएक्शन ऑन आउटर साइड इज ग्रेटर देन रिएक्शन ऑन इनर साइड। ठीक है, तो ये है ओवरऑल फ्रिक्शन और इसके एप्लीकेशन, और साथ ही साथ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल जो है नहीं पूछा जाएगा तुमसे, ये सफिशिएंट है अपने आप में ही। सो ये टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर देखेंगे और उस पे देखेंगे उसके क्या कॉन्सेप्ट्स है और उसके क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ डाउट है तो तुम अभी पूछ सकते हो। अच्छा, हाँ ये मैं सेंड कर दूंगा। पिछला क्लास में एक डाउट किसी ने पूछा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे, जहां तक मुझको ध्यान है। वो क्या डाउट था, किसी को याद है क्या? अच्छा ठीक है, कभी ध्यान आएगा तो कभी डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। सो अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग और उस समय वर्क एनर्जी पावर पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्लास एंड करते हैं यहाँ पे।